वेलकम टू लॉ वाला चैनल एंड आज हम आए हैं आपके साथ आपको पढ़ाने आईपीसी कैप्सूल 3 जिसमें हम यूपी जुडिशरी के लिए टॉपिक्स कुछ जो कवर करने वाले हैं वो कुछ होंगे। चैप्टर नंबर 16 जो होते हैं ऑफेंसेस रिलेटेड टू द बॉडी, चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 20A एंड इनके ऊपर 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस स्टूडेंट्स, इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैट जब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आपको उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। एंड एट लॉ वाला हमारा हमेशा से यही एम रहा है कि हम आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा के भेजें। सो आइए, बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन। जब हम बात करते हैं चैप्टर 16 की, तो ये होता है ऑफेंसेस रिलेटेड टू द बॉडी, टू ह्यूमन बॉडी। ये सेक्शन 299 से 377 में आता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं चैप्टर 20 की, वो होता है ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज। जब आपकी शादी हो जाती है, शादी से रिलेटेड के जो भी ऑफेंसेस होते हैं वो सेक्शन 493 से 498 में कवर होते हैं। और ऑफेंसेस रिलेटेड टू क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड कवर होता है 498A में। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर प्रैक्टिस। कल को अगर आप लिटिगेशन में जाते हैं, अगर आप जज बन के लिटिगेशन में जाते हैं, तो 498A के बहुत सारे केसेस आपके सामने आएंगे जिनको आपको डील करना पड़ेगा, आपको अच्छी जजमेंट्स पास करनी पड़ेगी। बट अगर आप लॉ की साइड से जाते हैं, बीइंग एडवोकेट, लिटिगेशन में जाते हैं, प्रैक्टिस में जाते हैं, तब भी 498 के केसेस बहुत सारे आते हैं। तो बहुत ही ध्यान रख के इस चीज को समझना है एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेके जाना है। So, अगर हम बात करें चैप्टर 16 की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर पीटी एंड ऑल्सो मेन्स, आई वुड से पीटी एंड मेन्स दोनों के पॉइंट से आपका जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो होगा कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंस। अक्सर लोग इसके डिफरेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज बहुत सारे सब क्लॉजेस हैं, तो कंफ्यूजन होना लाजमी है। हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट के बीच में डिफरेंस, किडनैपिंग और अबडक्शन के बीच में डिफरेंस, मिसकैरेज के रिलेटेड बहुत सारे सेक्शंस दिए हुए हैं, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। एसिड अटैक एक नई चीज है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। वाइडनिंग द स्कोप ऑफ रेप आफ्टर सो मेनी अमेंडमेंट्स, द स्कोप ऑफ रेप हैज बीन वाइडेंड, बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दी गई है इस डेफिनेशन को, बहुत ज्यादा चीजों को ऐड कर दिया गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो हमारा आज के इस सेशन में एम रहेगा कि हम इन सबको साथ में आपको समझाएं एंड इनके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएं। जब चैप्टर 16 की बात करें तो इनको कुछ हेड्स में मैंने डिवाइड किया है आपके लिए। ऑफेंसेस रिलेटेड टू लाइफ, लाइफ के रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस होंगे वो होंगे सेक्शन 299 से 311 में। ऑफेंसेस रिलेटेड टू मिसकैरेज, जब किसी भी प्रेग्नेंट औरत का आप मिसकैरेज करवा देते हैं या वो खुद जान के मिसकैरेज करवा लेती है, वो सारे ऑफेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे कहां पे, सेक्शन 3112 से सेक्शन 3118। ओके, हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट की जब हम बात करें, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के सारे सेक्शंस हम पढ़ेंगे 3119 से 338। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किसी को एक डायरेक्शन में जाने नहीं दे रहे हो, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, किसी को किसी भी डायरेक्शन में जाने नहीं दे रहे हो, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, 339 से 348 में ये पढ़ेंगे। फोर्स करना, असॉल्ट करना, 349 से 358 में हम ये सेक्शंस पढ़ेंगे। किडनैपिंग करना, अबडक्शन करना, सेक्शन 359 से सेक्शन 374 में हम पढ़ेंगे। रेप के जो नई अमेंडमेंट्स के बाद चीजें ऐड हुई हैं, सेक्शन 375 से 376E में पढ़ेंगे। एंड अननेचुरल सेक्स सेक्शन 377 में पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर 16 का ब्रॉड ओवरव्यू है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जब हम बात करते हैं मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, तो इसको एक अपने आप में डिस्टिंक्ट टॉपिक मान के चलिएगा स्टूडेंट्स। ये आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज की एक बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी एज अ लॉ स्टूडेंट। सो व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल रीडिंग this concept is that you need to see what is the actus reus and what is the mens rea when we are talking about offenses for murder and culpable homicide. What is the difference between various parts of section 299 के various parts में differences क्या है? There is one maxim, you can't say it a maxim, there is one quote, culpable homicide is genus and murder is a species. ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, it is very important. Another thing which you need to keep in mind is distinction between 299 and 300.
You also need to have a fair idea about clauses of section 300. Different clauses of section 300 needs to be understood. All this needs to be understood with miscarriage. You also need to understand the concept of supposed circumstances, transfer of malice and different explanations of section 299 and also the exceptions. So ये सब हम आपको पढ़ाएंगे and हमारा aim ये है कि आप इसकी concept clarity लेके जाएं यहाँ से. अब बात करते हैं सेक्शन 299 के डिफरेंट क्लॉजेस. जब आप देखते हैं इंटेंशन टू कॉज डेथ, सबसे पहली चीज मेंजरिया था टू कॉज डेथ. हाउ? विद बॉडीली इंजरी या फिर विदाउट बॉडीली इंजरी. जब हम विद बॉडीली इंजरी की बात करते हैं, किसी को चेस्ट में स्टैब कर दिया, यू हिट समवन विद लाठी, ओके, सो दिस इज ऑल विद बॉडीली इंजरी. आपने किसी को गाड़ी के सामने धक्का दे दिया, किसी को बाइक के सामने धक्का दे दिया, दिस इज ऑल विद बॉडीली इंजरी. बट यू हैव एन इंटेंशन टू कॉज डेथ विदाउट बॉडीली इंजरी. कैसे होगा? आपने डायरेक्ट किसी को पॉइजन दे दिया, बुलेट से शूट कर दिया, स्ट्रैंगुलेट कर दिया, डायरेक्ट किसी को खाई से धक्का दे दिया, पुश्ड हिम फ्रॉम द क्लिफ, या फिर आपने क्या किया, उनको पानी में धक्का दे दिया, डूबने के लिए छोड़ दिया. सो ऑल दीज आर डिफरेंट वेज हाउ यू कैन कंप्लीट योर इंटेंशन टू कॉज डेथ. तो क्लॉज 1 कहता है इंटेंशन टू कॉज डेथ, बहुत सिंपल है. 299 का सेकेंड पार्ट कहता है इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ. ऐसी बॉडीली इंजरी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, इन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं अग्रीव्ड को कि उससे उसकी जान चली ही जाए. अगर आपने किसी को छत से फेंक दिया, आपने उसको छत से फेंका, तो आपको ये पता है कि इतनी ज्यादा उसकी चोटें लगेंगी, इतने बॉडी पार्ट्स उसके इंजर हो जाएंगे कि चांसेस हैं, इट इज लाइकली कि उसकी डेथ कॉज हो ही जाएगी. सो द एक्ट इज रिलेटेड टू बॉडीली इंजरी. एंड थर्ड पार्ट में क्या होता है? डिड सम एक्ट विद द नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड ऑफ कॉजिंग डेथ. आपको कोई इंटेंशन नहीं थी, बट आपको नॉलेज जरूर थी कि शायद ऐसी चीज करके उसकी डेथ कॉज हो जाएगी. सो दीज आर द 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेक्शन 299. अब आपको क्या देखना है? बॉडीली इंजरी की जब हम बात कर रहे हैं, तो इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी और इंटेंशन टू कॉज डेथ, अगर ये दोनों चीजें प्रूव हो जाती है तो आपका क्लॉज आ जाता है क्लॉज 1. इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी या फिर इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी तो थी, बट इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं थी, सिर्फ बॉडीली इंजरी कॉज करने की थी, तो क्लॉज 2 आ जाता है. और ना इंटेंशन थी टू कॉज बॉडीली इंजरी, ना इंटेंशन थी टू कॉज डेथ, तो क्या आएगा आपका? सब क्लॉज 3. तो आपको ऐसे देख के चलना होता है. जब एक आपके पास हाइपोथेटिकल सिचुएशन आती है जहां पे आपको एक फ्रेम सिचुएशन होती है जिसमें आपको अपना जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे इंटेंशन थी कि नहीं थी. इंटेंशन थी, ओके. इंटेंशन बॉडीली इंजरी कॉज करने की थी या नहीं थी? ओके, वो भी थी, तो क्लॉज 1 आ गया. अब आपको क्या देखना? इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी तो थी, बट डेथ कॉज करने की नहीं थी, तो क्या होगा? सब क्लॉज 2 आ जाएगा. और अगर ये दोनों की इंटेंशन नहीं थी, सिर्फ नॉलेज थी, तो सब क्लॉज 3 आ जाएगा. आप ऐसे पढ़ के चलेंगे तो आपको समझ आता जाएगा. अब आपको क्या देखना है? मैंने आपको बताया कि आपको एक कॉन्सेप्ट देखना है, कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनस एंड मर्डर इज द स्पीशी. आपको ये देखना है, कल्पेबल होमिसाइड है बड़ा बच्चा और मर्डर है उसका छोटा बच्चा. तो कोई भी ऑफेंस अगर मर्डर होना है, उससे पहले उसको कल्पेबल होमिसाइड होना जरूरी है. तो पहले कल्पेबल होमिसाइड होगा और उसके बाद ही वो मर्डर में जाएगा. Culpable homicide plus some extra element will make it what? Will make it murder. So you need to see. आप हमेशा ऐसे याद रखेंगे तो आपको समझ आएगा. Culpable homicide बड़ा बच्चा है, मर्डर छोटा बच्चा है. Culpable homicide जीनस है और मर्डर स्पीशी है. ये बहुत बार आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है, इसको छोड़ के नहीं जाना है स्टूडेंट्स. प्लीज बी वेरी अलर्ट. नेक्स्ट आपको देखना है, अब हम हर एक सब क्लॉज का आपस में कंपैरिजन करते चलेंगे. ठीक है, आपको आपस में जब कंपैरिजन करते चलेंगे तो आपको क्लैरिटी आती आएगी. सेक्शन 299 का सब क्लॉज 1 की जब हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बोला whoever causes death by doing an act with intention to cause death. तो किस चीज की इंटेंशन थी? डेथ कॉज करने की इंटेंशन थी. ठीक है, अगर अब हम बात करें 300 सब क्लॉज 1 में, तो वहां पे क्या है? If the act by which death is caused is done with the intention of causing death, तो दोनों में डेथ कॉज करने की इंटेंशन थी. और अगर डेथ कॉज हो गई तो क्या हुआ? बेसिकली कॉन्सिक्वेंस हुआ डेथ. मेंजरिया क्या हुआ? डेथ कॉज करने की इंटेंशन. और एक्टस क्या हुआ? आपने कोई भी एक्ट किया.
तो क्या हुआ, डेथ इज इक्वल टू एक्टस रियस और मेंस रिया। जब एक्टस रियस और मेंस रिया मिल गया तो डेथ कॉज हो गई। तो अब आप मुझे बताओ 299 सब क्लॉज 1 और 300 सब क्लॉज 1 में कोई भी डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए मैंने ये एक इक्वेशन बनाई, 299 सब क्लॉज 1 प्लस 0 इज इक्वल टू सेक्शन 300 सब क्लॉज 1। दैट मीन्स सेक्शन 299 सब क्लॉज 1 इज इक्वल टू सेक्शन 300 सब क्लॉज 1। जब किसी की इंटेंशन थी टू कॉज डेथ तो आपका डायरेक्ट मर्डर लग जाएगा। बट अब क्या ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है, कल्पेबल होमिसाइड इज बड़ा बच्चा एंड मर्डर इज छोटा बच्चा। तो पहले कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा, ओनली देन मर्डर में आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, पहले आप देखोगे कि सेक्शन 299 सब क्लॉज 1 लगता है, अगर वो लगता है तो ऑटोमेटिकली 300 सब क्लॉज 1 लग जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्टली मर्डर में ले जाओगे तो जो वो स्टेटमेंट है उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा, इसलिए उस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से रखना है। अब बात करते हैं दोनों के सब क्लॉज 2 की। सेक्शन 299 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, लाइकली टू कॉज डेथ। ठीक है, आप ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करेंगे जिससे डेथ होने के चांसेस हैं। और 302 की बात करें तो वो क्या कहता है, इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी एज ऑफेंडर नोज, यहाँ पे नोज आ गया, यहाँ पे वर्ड आया नोज, यहाँ पे हम बोल रहे हैं दैट द ऑफेंडर नोज इज लाइकली टू कॉज डेथ। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है 299 सब क्लॉज 2 में नॉलेज दैट द डेथ विल बी कॉज कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड, यहाँ पे नॉलेज प्रिज्यूम नहीं होगी, जबकि 302 में हम कह रहे हैं नोज, तो वहां पे नॉलेज को हम इंप्यूट कर रहे हैं। सेक्शन 299 2 में नॉलेज प्रिज्यूम नहीं करी जाएगी, बट सेक्शन 300 सब क्लॉज 2 में आप नॉलेज को एडिशनली इंप्यूट कर रहे हो। आपको 299 2 में क्या करना पड़ेगा, मेडिकल रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, डॉक्टर का ओपिनियन लेना पड़ेगा कि क्या ऐसी बॉडीली इंजरी थी जिससे डेथ होना लाजमी था कि नहीं था। ऐसी मेडिकल रिपोर्ट के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। सो मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर्स ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेक्शन 299 सब क्लॉज 2। अब बात करते हैं कि 299 2 में ऐसा हमने क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट डाला कि वो 302 बन जाता है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनस, कल्पेबल होमिसाइड है बड़ा बच्चा और मर्डर है छोटा बच्चा, मर्डर है स्पीशी। तो जब मर्डर फॉर्म करना है तो कल्पेबल होमिसाइड प्लस सम एक्स्ट्रा एलिमेंट विल ओनली मेक मर्डर। तो 299 2 में हम प्लस इंटेंशन टू कॉज सम पर्टिकुलर बॉडीली इंजरी, पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पे ऐड हो रहा है स्टूडेंट्स, ये चीज का ध्यान रखिएगा, प्लस नॉलेज बन जाएगा हमारा सेक्शन 300 सब क्लॉज 2। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जब 299 2 की हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि 299 2 में आपने बोला कि कोई भी ऐसी बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, और हम जब बात करते हैं 302 की तो ऐसी कोई पेक्यूलियर कंडीशन की आपको नॉलेज थी, ऐसी कोई भी पेक्यूलियर कंडीशन की आपको नॉलेज थी कि अगर आप उसमें थोड़ी सी भी बॉडीली इंजरी प्रोवाइड कर देंगे तो उस बंदे की डेथ होना नेचुरल है। जैसे किसी को स्पोलन स्प्लीन थी या फिर किसी को अपेंडिक्स का पेन था, आपको ये पेक्यूलियर कंडीशन की नॉलेज थी और आपने वहीं पे उसको मार दिया, तो ऑब्वियसली उसकी डेथ कॉज होना नेचुरल है। सो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कोई एक ऐसा एक्ट किया and at the back of your mind you had the knowledge कि एक कोई peculiar condition है, आपने कोई एक ऐसा एक्ट किया to cause such bodily injury जो डेथ कॉज कर दे, एंड आपको एक peculiar condition की नॉलेज है, तो सेक्शन 300 सब क्लॉज 2 की क्राइटेरिया फुल हो जाएंगे। अब इसके एलिमेंट्स देखें तो क्या हुआ, एलिमेंट्स में आएगा इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, डॉक्टर का ओपिनियन था कि हाँ जी ये सफिशिएंट था अपने आप में, ये जो भी इन्होंने एक्ट किया वो लाइकली टू कॉज डेथ था, एंड आपको क्या था, नॉलेज थी ऑफ सम पेक्यूलियर कंडीशन। अगर ये तीनों क्राइटेरियाज आपके मैच कर जाते हैं तो आपका ऑफेंस आ जाता है सेक्शन 300 सब क्लॉज 2 में। अब बात करते हैं सेक्शन 299 सब क्लॉज 3 की। 3 क्लॉज में हमने ये देखा था कि नॉलेज दैट ही इज लाइकली by such act to cause death, आपके पास नॉलेज थी कि जो डेथ आपने कॉज करी है उससे जो भी आपने आपके पास नॉलेज थी कि जो भी आपने एक्ट कॉज करा है उससे डेथ होना नेचुरल है। जैसे कि आपने एक को 20th फ्लोर से टेरेस से नीचे फेंक दिया, आपको पता है कि उसकी बॉडी के सेवरल बॉडी पार्ट्स जो होंगे वो ब्रोकन होंगे, इंजरी कॉज होगी, ठीक है,
बट आपको कोई स्पेसिफिक नहीं था कि यही वाले बॉडी पार्ट पे होगी इंजरी, बट आपको क्या पता था कि ऐसी नॉलेज थी दैट आपके इस एक्ट से उसकी डेथ कॉज होना नेचुरल है. सो बेसिकली देयर वाज नो स्पेसिफिक नॉलेज, देयर वाज मोर ऑफ अ जनरल नॉलेज दैट इतने सारे बॉडी पार्ट्स टूट जाएंगे कि उसकी डेथ कॉज होना नेचुरल है. तो आपका आएगा सेक्शन 299 सब क्लॉज 3. अब बात करते हैं कि सेक्शन 300 सब क्लॉज 3 में कैसे जाएंगे. 300 सब क्लॉज 3 में जाने के लिए आपके पास था इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी. बॉडीली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ, और जो डॉक्टर की रिपोर्ट है वो ये कहनी चाहिए कि सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ. तो आपकी डॉक्टर की रिपोर्ट कहनी चाहिए सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ. तो बेसिकली क्या एलिमेंट्स बन गए, क्या इंग्रेडिएंट्स बन गए आपके एलिमेंट्स बन गए. इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, बॉडीली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ, बॉडीली इंजरी इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ. तो आपका केस आ जाएगा सेक्शन 300 सब क्लॉज 3 में. बात करते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर का ओपिनियन होना जरूरी है, तो आपको देखना है अगर डॉक्टर का ओपिनियन आता है कि सच बॉडीली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ, लाइकली टू कॉज डेथ आता है, तो आपका लगता है सेक्शन 299 सब क्लॉज 2. बट अगर डॉक्टर का ओपिनियन आता है कि सफिशिएंट टू कॉज डेथ, देन आपका लगता है सेक्शन 300 सब क्लॉज 3. तो जो डॉक्टर का एग्जामिनेशन होना है वो बहुत जरूरी है, एंड इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन बाय द डॉक्टर. और जब हम बात करते हैं कि इंटेंशन देखनी है, मेंजरिया को देखना है, तो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन किसका होना है, ऑफ द माइंड ऑफ द अक्यूज्ड आपको देखना जरूरी है. और जब आप माइंड ऑफ अक्यूज्ड की बात करते हैं तो रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन का आपको माइंड को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा टू सी द सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड, ऑफ द मेंजरिया ऑफ द अक्यूज्ड. सेक्शन 300 सब क्लॉज 4 की जब बात करें तो इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या कहते हैं, या इस सेक्शन को, इस क्लॉज को हमने कैसे ब्रेक किया है, आइए देखते हैं. Person acting the act knows that he is doing an act which is imminently danger, must in all probabilities cause death or bodily injury that is likely to cause death, commits without excuse. So जो भी offender है वो क्या कर रहा है, उसको पता है कि जो वो एक्ट कर रहा है वो इतना डेंजरस है that in all probabilities it will cause death either, or it will cause such bodily injury which will cause death, and whatever he is doing it without some excuse. वो कोई भी excuse के तहत नहीं कर रहा है, he is doing it without some excuse. अब आप एग्जाम्पल लेके चलिए कि बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए हैं, ए आया, उसने छोटा सा बॉम्ब वहां पे फेंक दिया, उसको पता है whatever he is doing, he has the knowledge that whatever he is doing is imminently dangerous, it is eminently dangerous and it is likely, ये eminently dangerous है और must in all probabilities cause death or bodily injury that is likely to cause death, and whatever he does it without committing, without any excuse. तो आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि ऐसा जब होगा तो आपका कौन सा सेक्शन लग जाएगा, आपका सेक्शन लगेगा 300 सब क्लॉज 4. 300 सब क्लॉज 4 जब हम बात करते हैं, हम बोल रहे हैं विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज. इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एक तो जनरल एक्सेप्शंस की बात नहीं हो रही है, जो 5 जनरल एक्सेप्शन थी उनकी बात नहीं हो रही है सेक्शन 300 में, जनरल एक्सप्लेनेशंस की बात नहीं हो रही है, और इट रेफर्स टू द सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द इंसिडेंट. जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसको देखा जाएगा. Also it is the discretion of the court to evaluate what is excuse. इस वर्ड को कौन देखेगा, कोर्ट डिसाइड करेगी, और कोई रिजिड फॉर्मूला नहीं है इस चीज के लिए. बात करते हैं कल्पेबल होमिसाइड की. तो कल्पेबल होमिसाइड व्हेन इट अमाउंट्स टू मर्डर एंड व्हेन इट डज नॉट अमाउंट्स टू मर्डर. तो अगर हम बात करते हैं व्हेन इट अमाउंट्स टू मर्डर, तो आपको क्या देखना है, इट अमाउंट्स टू मर्डर, मर्डर ऑफ इंटेंडेड पर्सन अगर आप कर रहे हो, जिसकी आपको इंटेंशन थी, आप उसी का मर्डर कॉज कर रहे हो, तो सेक्शन 302. अगर आपकी इंटेंशन थी ए का मर्डर कॉज करने की बट बी का मर्डर हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ मैलिस, सेक्शन 301. सेक्शन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है इन मिट्ठू सिंह के केस. अब बात करते हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कहां होगा, इंटेंशन टू कॉज डेथ, सेक्शन
304 सब क्लॉज 1 और नॉलेज थी तो 304 सब क्लॉज 2। इस चीज को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशंस की। जब हम एक्सप्लेनेशंस 299 की बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है? एक्सप्लेनेशन 1 कहती है causes bodily injury। जो लाइन लिखी हुई है आपकी बेयर एक्ट में वो है causes bodily injury, बट implied है it also includes without bodily injury। अगर एक डिजीज के तहत आप उसकी डेथ को एक्सेलरेट कर देते हैं, जैसे आप मान के चलिए किसी को टीबी है, कोई फाइनल स्टेज पे है, या किसी को कैंसर है, कोई फाइनल स्टेज पे, और आपने उसको जाके चाकू मार दिया और आप क्या कह रहे हो, ये तो मरने ही वाला था, मेरे पे थोड़ी मर्डर का ऑफेंस लगेगा। तो ऐसा नहीं, आई एम सॉरी, यू आर, व्हाट आर यू डूइंग, you will be charged under murder and you are taking the law in your own hands, you are actually killing that person। ठीक है, so you cause such bodily injury or without bodily injury to a person who is under a disease, you accelerate his death। for example, अगर हम कैंसर की बात कर सकते हैं, हो सकता है वो बंदा 2 साल चल जाता, हो सकता है वो बंदा 3 साल चल जाता, हो सकता है वो 2 महीने में ही मर जाता, but what are you doing, you are accelerating his death, so it will be charge of murder। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 2 की। जब हम एक्सप्लेनेशन 2 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको क्या देखना है, यू आर कॉजिंग बॉडीली इंजरी बाय रिजॉर्टिंग टू प्रॉपर ट्रीटमेंट, दैट पर्सन का डेथ कुड बी प्रिवेंटेड, उसकी डेथ प्रिवेंट कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को चाकू मारा, अब बी फ्लोर पे लेटा हुआ है, सी ने क्या किया, सी ने उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए उठाया, बट जो बी की बॉडी थी वो थोड़ी भारी थी तो सी से गिर गई, फिर से सी ने उठाया, फिर से बॉडी गिर गई। सो क्या हुआ, जब उससे ड्रॉप हुआ तो वो जो चाकू था वो ज्यादा अंदर चला गया और इसके चक्कर में उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो जो हमारा सी है वो क्या बोलेगा, मुझे नेसेसिटी का दे दो, आप जनरल एक्सेप्शन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो उसको तो डिफेंस मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी बी को। बट आपको क्या देखना है, क्या ए बोल सकता है कि मेरी गलती है, इसकी डेथ हो गई, तो मैंने तो बस चाकू मारा था, उसके बाद तो बी ने बार बार इसको गिराया है तो इसके कारण डेथ हुई है? जी नहीं, ही विल बी लायबल फॉर मर्डर, यू कैन नॉट टेक दिस एज अ एक्सक्यूज। तो आपको एक चीज जो देखनी है और बहुत ध्यान में रखनी है, 2 मैक्सिम्स, कॉजा साइन क्वा नॉन, विच मीन्स cause which initiated the entire transaction। तो क्या था, A का स्टैब करना B को initiated the entire transaction। causa causans क्या है, immediate and effective cause। immediate and effective cause क्या है, जब वो बार बार उसको गिरा रहा था, C उसको उठा रहा था और गिरा रहा था, that is causa causans। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट, so be very careful, इसको ध्यान से करके जाइएगा। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 3 की। जब हम एक्सप्लेनेशन 3 की बात कर रहे हैं तो आप डेथ कॉज कर रहे हो इन मदर्स वूम, अगर आप डेथ कॉज कर रहे हो इन मदर्स वूम, इट विल नॉट बी होमिसाइड। बट अगर एक बच्चा डिलीवरी के प्रोसेस में है, ठीक है, एक जो फीमेल है उनकी डिलीवरी हो रही है और वो बच्चा प्रोसेस में है और कुछ बॉडी पार्ट उसका बाहर आ चुका है, बट अभी बच्चे ने सांस लेना भी शुरू नहीं किया, और आप कोई एक ऐसा एक्ट कॉज करते हो जिससे उस बच्चे की डेथ हो जाती है, तो उसको हम कल्पेबल होमिसाइड कहेंगे। अगर वूम के अंदर डेथ होती है तो वो होमिसाइड नहीं है, बट अगर कोई भी बॉडी पार्ट बाहर आ चुका है, चाहे वो बच्चा सांस ना ले रहा हो, बट आप कोई ऐसा इलीगल एक्ट करते हो और जिससे उस बच्चे की डेथ कॉज हो जाती है, देन इट विल बी नोन एज कल्पेबल होमिसाइड। ये थी 3 एक्सप्लेनेशन। अब आगे देखते हैं, जब हम इसको मिसकैरेज से रिलेट कर रहे हैं तो अब मिसकैरेज के सेक्शंस भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, मिसकैरेज के कुछ हमें करने हैं 1 2 3 4 5 सेक्शंस। ठीक है, सो पहले बात करते हैं 312 की। विद कंसेंट ऑफ वुमन हरसेल्फ कॉजेज हर मिसकैरेज। अगर कोई भी विमेन अपना मिसकैरेज खुद से कॉज करती है, अपने कंसेंट से कॉज करती है, इफ शी इज क्विक विद चाइल्ड देन द पनिशमेंट विल बी 7 years, इफ शी इज नॉट क्विक विद चाइल्ड देन द पनिशमेंट विल बी 3 years। इसकी एक एक्सेप्शन है, अगर आप उस वुमेन की लाइफ सेव करने के लिए ये चीज कर रहे हैं देन यू विल बी एग्जेम्प्टेड। बट क्विक विद चाइल्ड का क्या मतलब होता है, जब 4th 5th महीने में उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है, फीटस की मूवमेंट शुरू हो जाती है, तो हम बोलते हैं क्विक विद चाइल्ड। 313 बात करता है विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन, अगर आप उसका मिसकैरेज कॉज करते हैं तो पनिशमेंट होती है लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर 10 years। 3114 में बात करते हैं, आपका मेंजरिया था टू कॉज मिसकैरेज और आपने कोई ऐसा एक्ट किया बट आपका मेंजरिया नहीं था टुवर्ड्स वुमेन को मारने का कोई मेंजरिया नहीं था, बस आपका क्या मेंजरिया था कि आप उस बच्चे को गिराना चाहते थे, जो उसके अंदर था, आप उसको गिराना चाहते थे और आपने कोई भी ऐसा एक्ट किया, तो क्या होगा, और अगर डेथ हो गई विमेन की
तो 10 years लग जाएगी आपकी पनिशमेंट एंड यू विल बी पनिशेबल अंडर 314। 316 बात करता है अगर आपका मेंजरिया था टू कॉज डेथ ऑफ द विमेन बट आपका कोई मेंजरिया नहीं था टू कॉज डेथ ऑफ द चाइल्ड, देन क्या होगा, 10 years की पनिशमेंट लग जाएगी। 315 की अगर हम बात करें तो आपने कोई भी ऐसा एक्ट किया बिफोर बर्थ ऑफ द चाइल्ड, दैट इज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द प्रेगनेंसी, आपने कोई भी ऐसा एक्ट किया जिससे आपके मेंजरिया क्या था, आपका गिल्टी माइंड क्या था, आप चाहते थे कि वो बच्चा पैदा ना हो पाए, प्रिवेंटिंग टू बी बॉर्न, और द चाइल्ड बॉर्न इज सो फ्रेजाइल दैट वो पैदा होते ही मर जाए, कुछ टाइम के बाद मर जाए, या फिर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ डिलीवरी मर जाए, तो यू विल बी पनिश्ड फॉर 10 years। ठीक है, सो आपका क्या मेंजरिया था, आपने जो भी एक्ट किया वो आपने करा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, यू गेव सम पॉइजन, यू गेव सम मेडिसिन टू the women, and आपका intention ये था that during the course of delivery or after the delivery the child is dead, okay, 10 years आपका punishment है। अब बात करते हैं 317 और 318 की। जब हम 317 की बात करते हैं, किसी भी चाइल्ड को अगर अबैंडन कर देते हैं जो चाइल्ड 12 साल से कम उम्र का है बाय पेरेंट, मेंजरिया क्या है, टू अबैंडन द चाइल्ड, देन द पनिशमेंट विल बी 7 years और फाइन और बोथ। और अगर 318 में आप कंसील करते हैं बर्थ का बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ बॉडी, आप सीक्रेटली किसी बच्चे की बॉडी को बरी कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं डेड बॉडी को बच्चे की, तो आपको क्या होगा, 2 years और फाइन और बोथ। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, जब आप किसी की डेड बॉडी को, किसी बच्चे की डेड बॉडी को आप कंसील कर देते हैं, सीक्रेटली बरी कर देते हैं, देन यू आर पनिशेबल अंडर 3118। अब डील करते हैं सपोज सर्कमस्टेंसेस के बारे में। सपोज सर्कमस्टेंसेस के लिए आप एक चीज सोचिए, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ए ने पंच किया बी को, बी अनकॉन्शियस हो गया, अब बिलीविंग बी टू बी डेड, बिलीविंग हिम टू बी डेड आफ्टर रीजनेबल एग्जामिनेशन, ए ने क्या किया, ए हैंग्स हिम, he hangs him thinking him to be dead। क्यों हैंग किया, फॉल्स एविडेंस क्रिएट करने के लिए, फॉल्स स्टोरी बनाने के लिए, उसको लगा मैं ये दिखाऊंगा कि इसने तो अपना गला घोट के खुद से सुसाइड कर लिया है। बट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि इसकी जो डेथ हुई थी स्ट्रैंगुलेशन के कारण हुई थी। तो इंटेंशन क्या था, इंटेंशन था ए का मेंजरिया क्या था, ए का मेंजरिया था टू पंच, कहीं पे भी उसका मेंजरिया टू किल नहीं था, उसका इंटेंशन था टू पंच, उसने पंच किया, वो अनकॉन्शियस हो गया, उसको लगा कि वो मर गया और उसने एक डेड बॉडी को हैंग किया है टू क्रिएट फॉल्स एविडेंस। फॉल्स एविडेंस का चार्ज लगेगा, नो डाउट स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे मेंजरिया जो एट्रीब्यूट होगा वो होगा ओरिजिनल एक्ट का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को थप्पड़ मारा, हस्बैंड ने वाइफ को जब थप्पड़ मारा तो वाइफ हो गई बेहोश, अब उसको ये लगा कि वाइफ मर गई है और उसने क्या किया, रेलवे ट्रैक के ऊपर उसकी बॉडी छोड़ाया फॉल्स एविडेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसके ऊपर चार्ज किस चीज का लगेगा, उसके ऊपर चार्ज लगेगा वो थप्पड़ मारने का, ना कि जो रेलवे पे बॉडी कट के मर जाएगी वो उसका चार्ज नहीं लगेगा, विल नॉट बी लायबल फॉर मर्डर एज देयर वाज नो मेंजरिया। सो यू नीड टू सी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप मेंजरिया को इम्प्यूट नहीं कर सकते, आप मेंजरिया को प्रिज्यूम नहीं कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ मैलिस की। ए शूट्स बी, बी बैठ जाता है और वो जो बुलेट होती है वो सी को लग जाती है एंड उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे क्या होगा, ए विल बी लायबल फॉर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ बी, क्योंकि उसने अटेम्प्ट किया था बी को मारने का, एंड सी की डेथ हो गई तो मर्डर ऑफ सी। सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू सी दैट जो उसका इंटेंशन था वही एट्रीब्यूट किया जाएगा। इसमें एक बहुत फेमस केस है एम्परर वर्सेस मुशनूरू सूर्य नारायण मूर्ति, मद्रास हाईकोर्ट का है 1912 का। यहाँ पे क्या होता है, ए एक हलवा बनाता है और उसमें पॉइजन को मिक्स कर देता है और बी को देता है। बी क्या करता है, वो अपनी बेटी को और ए के बेटे को दे देता है खाने के लिए, उसको शुगर होती है तो वो नहीं खाता। अब इस हलवे को खा के जो बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं। सो नाउ ए विल बी लायबल फॉर मर्डर ऑफ द चिल्ड्रन एंड अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ बी। दिस इज ट्रांसफर ऑफ मैलिस अंडर सेक्शन 301। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है 5P का कॉन्सेप्ट। 5P को अगर याद रखेंगे तो हो जाएगा। प्रोवोकेशन, प्राइवेट डिफेंस, एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, सडन हीट ऑफ पैशन एंड परमिशन। इन पांचों को याद रखेंगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा। दोबारा से देते हैं, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, प्राइवेट डिफेंस, एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट,
सडन हीट ऑफ पैशन, परमिशन या ओन कंसेंट। अब बात करते हैं प्रोवोकेशन की। जब हम बात करते हैं, कोई भी आपने ऐसा एक्ट कर दिया ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में, आपको नहीं पता था, आपका गुस्सा आप पे से बाहर हो गया। केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर वर्सेस आलूवालिया एक केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर वर्सेस आलूवालिया पे एक मूवी भी बनी है प्रोवोक, याद होगा, जब ऐश्वर्या राय बहुत टाइम तक अपने हस्बैंड के क्रूअल बिहेवियर से प्रोवोक होके एक दिन उसको नींद में जला देती है। जब वो हस्बैंड सो रहा होता है वो उसके ऊपर केरोसिन डाल के जला देती है। तो व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्ट्स शी गॉट प्रोवोक्ड एंड शी डिड सच एन एक्ट व्हिच वाज आउट ऑफ हर कंट्रोल। केएम नानावती वाला केस भी हमने पढ़ा हुआ है, वेरिन वो देखता है उसकी वाइफ इन्वॉल्व है किसी और के साथ एंड वो उसको मार देता है, ठीक है। या फिर कोई एक्ट अगर आप अपने प्राइवेट डिफेंस में कर रहे हैं, जनरल एक्सेप्शन में हम पढ़ के आए हैं, वो कवर हो जाएगा आपके एक्सेप्शन टू 300 में। किसी पब्लिक सर्वेंट के एक्ट को अगर उसमें मर्डर हो जाता है वो भी कवर होगा एक्सेप्शन में। सडन हीट ऑफ पैशन में कोई एक्ट कर देते हैं, या फिर आप खुद से परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के 3 एक्सेप्शंस हैं। क्या है? सेल्फ कंट्रोल्ड प्रोवोकेशन, अगर आप खुद से प्रोवोक हो रहे हैं तो आपको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। अगर आप प्रोवोक हो रहे हैं जब पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी एक्सरसाइज कर रहा है, तब भी कोई भी आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। या फिर आप प्रोवोक हो रहे हैं जब कोई अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस कर रहा है, आप प्रोवोक हो ही जा रहे हैं, तो आपको कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। कुछ केसेस हैं जिनकी मैंने लिस्ट बना के यहाँ पे डाल दी है आपके लिए, आप प्लीज इनको पढ़ के जाइएगा। आर वर्सेस गोविंदा, इसके ऊपर कभी कभी नहीं, आई शुड से बहुत बार केस आया हुआ है। पलानी गोंडा 299 एंड 300 के ऊपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्परर वर्सेस मुशनुरु, सूर्य नारायण मूर्ति, ये मैंने आपको अभी हलवा वाला केस करवाया, ठीक है। रावलपिंडी वेंकलू वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद 300 सब क्लॉज 1 पे। वीरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 300 सब क्लॉज 3 पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुन्नया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है। ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस की मैंने आपको एक लिस्ट दी है। सुपाड़ी लोकड़ा वर्सेस एम्परर, उसके बाद बात करते हैं एम्परर वर्सेस मित्र धीरजी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है 300 सब क्लॉज 4 का। ग्यारसी बाई वर्सेस स्टेट, केएम नानावती मैंने आपको अभी बताया। आर वर्सेस डफी, घप्पू यादव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, चेरुबिन ग्रेगरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें 304(1) में हम अभी बात करेंगे नेग्लिजेंस की, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, वी विल जस्ट स्टडी। शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 304(b) डाउरी डेथ का केस है, ये भी अभी हम पढ़ेंगे। हरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अगेन डाउरी डेथ का केस है। मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इसने 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद दुखी सिंह वर्सेस स्टेट, जेकब मैथ्यू 304(1) रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं। एंड एसएन हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ एपी 304(a) अगेन, एंड चेरुबिन ग्रेगरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं 304(a) की। जब हम 304(a) की बात करते हैं, यू आर कॉजिंग डेथ बाय negligence, you are causing death by act of negligence. So whoever causes death by doing a rash and negligent act, rash and negligent क्या है? rash and negligent act को रेफर कर रहा है, not amounting to culpable homicide. So basically आपका actus reus क्या था? आपका actus reus था to cause death. आपने कैसे किया? rash and negligent act किया, ठीक है। आपने कोई भी ऐसा एक्ट किया जो रैश था, जो नेग्लिजेंट था, यू वर बेसिकली डूइंग सर्टेन थिंग्स विदाउट टेकिंग ड्यू केयर, ओके। एंड आपका मेंजरिया क्या था? आपका रेकलेस माइंड था, मेंजरिया। यू वर इनडिफरेंट टुवर्ड्स कॉन्सिक्वेंसेस, जब हम कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो होना है हो जाए, ठीक है। और आप दारू पी के गाड़ी चला रहे हो, आप अल्कोहल इंटॉक्सिकेटेड पोजिशन में आप गाड़ी चला रहे हो, तो 304(a) के अंदर ऐसी चीज में आप आ जाते हो। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक केस है चेरुबिन ग्रेगरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये मैंने छोटा सा एक डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ओनर का घर होता है, ये जो जगह है यहाँ पे ये जो इसकी वायर है वो टूटी हुई होती है, ठीक है। तो जो वायर टूटी हुई होती है इसके घर की, यहाँ पे क्या होता है, जो लोग होते हैं इस टॉयलेट में बार बार आके इस टॉयलेट को यूज करते हैं, ठीक है। दे यूज टू कम एंड वो यहाँ पे जाके टॉयलेट को यूज करते हैं। इसने बहुत बार उनको मना किया, वो नहीं मानते। नेबर की लोकेलिटी के लोग आते थे। अब एक दिन ओनर को गुस्सा आया और उसने क्या किया, उसने लाइव वायर्स
लाइव वायर्स लगा दी, लाइव वायर्स लगा दी विदाउट वार्निंग, विदाउट नोटिस, किसी को बताया नहीं, कोई वार्निंग नहीं दी। अब यहाँ पे एक वुमन थी, वो एंटर कर रही, ठीक है, जब वो एंटर कर गई वो इलेक्ट्रिफाइड हो गई एंड शी डाइज। सो व्हाट वाज द एक्ट? द एक्ट वाज अ rash and negligent act and this person will be liable under section 304A। इसका मेंजरिया क्या था? इसका मेंजरिया था reckless mind, और इसका एक्टसियस क्या था? इसका एक्टसियस था इसने ये लाइव वायर लगाई विदाउट एनी वार्निंग, विदाउट एनी नोटिस, सो व्हाटएवर ही वाज डूइंग वाज रैश एंड नेग्लिजेंट। अब बात करते हैं डॉक्टर्स विल बी लाइबल अंडर 304A या नहीं। अगर हर सिचुएशन में अगर डॉक्टर के ऑपरेशन करते हुए अगर कोई गलती हो जाती है या ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता और अगर आप उस डॉक्टर को पनिश कर देंगे तो कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। सो इन एवरी केस यू कैन नॉट मेक द डॉक्टर लाइबल अंडर सेक्शन 304A। हाउएवर ओनली इन केसेस ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस, जहां आपको दिख रहा है कि ग्रॉस नेग्लिजेंस हुई है, वहां पे डॉक्टर्स विल बी हेल्ड लाइबल अंडर 304A। जैसे कैसी सिचुएशन हो सकती है? डॉक्टर स्किल्ड नहीं था उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए, फिर भी उन्होंने वो ट्रीटमेंट किया, या फिर वो स्किल्ड था बट उन्होंने मैनिफेस्टली कोई रॉन्ग ट्रीटमेंट कर दिया विच नो रीजनेबल डॉक्टर वुड हैव डन। वो स्किल्ड तो थे बट उन्होंने एक ऐसा गलत ट्रीटमेंट कर दिया जो कोई भी रीजनेबल डॉक्टर नहीं कर पाता, देन दैट डॉक्टर विल बी हेल्ड लाइबल अंडर सेक्शन 304A। इसमें आपको जो केसेस देखने हैं वो मैंने आपको लिस्ट में बताए थे, बट मैंने यहाँ पे भी लिखे हैं कुछ केसेस और। जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें आरसी लाहौटी थे जस्टिस, 2005 सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुरेश गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, 2004 सुप्रीम कोर्ट का केस है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं डाउरी डेथ की। जब किसी विमेन की डेथ हो जाती है विद इन 7 years ऑफ मैरिज, क्या जरूरी है? 7 years ऑफ मैरिज होती है, और सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी या फिर हैरासमेंट बाय हस्बैंड या उसके रिलेटिव के लिए फॉर डाउरी, तो इसको कहते हैं डाउरी डेथ। इसका देखते हैं हमने कैसे इस सेक्शन को ब्रेक किया है। डेथ ऑफ वुमेन कॉज हुई है, या तो वो जल गई है बाय बर्न, बाय बॉडीली इंजरी, और अदरवाइज देन इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस उस औरत की डेथ हो जाती है विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, एंड जो रीजनेबल सर्कमस्टेंसेस हैं, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस हैं, वो ये दिखा सकते हैं कि सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी और हैरेसमेंट by whom? By husband or his relatives for the purpose of dowry, then they will be punished for 7 years। ये मिनिमम है और मैक्सिमम है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सो डाउरी डेथ 304B में होता है, ध्यान रखिएगा। इसका एक केस जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, जतिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2019 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत रिसेंट है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं अबेटमेंट। अबेटमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप किसी को इंस्टिगेट करते हो, प्रोवोक करते हो, इंटेंशनली एड करते हो, किसी के साथ कॉन्स्पिरेसी करते हो, इसको कहते हैं अबेटमेंट। अगर आपको वो जो हमने सेक्शंस पढ़े थे वो थे जनरल, अब आपको बात करते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक सेक्शंस जब आ रहे हैं आपके, तो क्या स्पेसिफिक सेक्शंस कह रहे हैं? अगर आप किसी चाइल्ड की या अनसाउंड की या डिलीरियस पर्सन या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन को आप अबेट करते हो सुसाइड करने के लिए, देन यू विल बी पनिश्ड फॉर डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 years प्लस फाइन। अगर आप किसी और बंदे को अबेटमेंट करते हो सुसाइड करने के लिए, एनी पर्सन, देन यू विल बी पनिश्ड फॉर 10 years प्लस फाइन। तो 305 और 306 स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वाले ऑफेंसेस हैं अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अब बात करते हैं अटेम्प्ट। अटेम्प्ट करना, सेक्शन 307 कहता है अगर अटेम्प्ट टू मर्डर करते हो तो डेथ, अगर डेथ कॉज हो जाती है तो 10 years, अगर हर्ट कॉज होती है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 years। अगर अटेम्प्ट बाय लाइफ कन्विक्ट है, कोई ऐसा लाइफ कन्विक्ट है वो अगर कोशिश करता है तो उसकी पनिशमेंट होगी डेथ। अगर अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड है सेक्शन 308 के अंदर, इफ डेथ कॉज देन द पनिशमेंट इज 3 years, इफ हर्ट इज कॉज देन द पनिशमेंट इज 7 years। इफ यू अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड बट सुसाइड नहीं होता, आप नहीं मरते हो या जो भी पर्सन है वो नहीं मरता है, सेक्शन 309 सिंपल इंप्रिजनमेंट ऑफ 1 year। ओके। ठग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी में बहुत बार पूछा गया है। हैबिचुअली एसोसिएट करते हो फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग रॉबरी या फिर चाइल्ड स्टीलिंग अकम्पनीड बाय मर्डर, अगर आप ये करते हो देन यू आर पनिशेबल अंडर सेक्शन 310 ऑफ ठग, एंड इसकी पनिशमेंट दी हुई है सेक्शन 311 में, जो है लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड फाइन।
अब बात करते हैं एक नए एस्पेक्ट पे, वो है हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। हर्ट बहुत सिंपल है, जब कोई भी बॉडीली पेन हो रही है, डिजीज कॉज हो रही है, इंफर्मिटी हो रही है, तो सेक्शन 319 बात करता है हर्ट की। 320 थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद करने के लिए, बट याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें 8 पॉइंट्स हैं, क्या क्या है? इमैस्कुलेशन या फिर परमानेंट प्राइवेटेशन ऑफ आई, ईयर या जॉइंट, ठीक है, मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं। इमैस्कुलेशन है फर्स्ट क्लॉज, परमानेंट प्राइवेटेशन ऑफ आई हो गया सेकंड, ईयर हो गया थर्ड, जॉइंट हो गया आपका फोर्थ, डिस्ट्रक्शन या परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ पावर्स ऑफ जॉइंट फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ हो गया डिसफिगरेशन, शक्ल या किसी भी बॉडी पार्ट का या फिर हेड का डिसफिगरेशन हो जाना, सिक्स्थ हो गया आपका पॉइंट, या फिर फ्रैक्चर हो जाता है या कोई भी बोन या टूथ रीलोकेट हो डिसलोकेट हो जाती है, या फिर कोई भी ऐसा हर्ट जो 20 डेज तक रहता है, तो दिस विल बी पनिशेबल एज अ ग्रीवियस हर्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। 321 में वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट होता है और 322 में होता है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। इसको ऐसे पैरेलल्स बना के चलेंगे, एक याद कर लेंगे, दूसरा अपने आप हो जाएगा, मेहनत नहीं लगेगी। तो 321 होता है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और 322 होता है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। 323 बात करता है पनिशमेंट की, इसकी जो है 1 ईयर और फाइन और बोथ, और 325 बात करता है पनिशमेंट की वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की, जो है 7 ईयर्स और फाइन और बोथ। अब बात करते हैं 324 की, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन, किसी डेंजरस वेपन से, कोई गन थी, गंडासा था, लाठी थी, नाइफ था, अगर आप उससे वॉलंटरी कॉज करते हो ग्रीवियस वॉलंटरी कॉज करते हो हर्ट, तो 3 इयर्स और फाइन, और अगर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की बात करें बाय डेंजरस वेपन तो लाइफ इंप्रिजनमेंट 10 इयर्स एंड फाइन। तो आप अगर देख रहे होंगे 321 322 साथ साथ चल रहे हैं, 323 325 साथ साथ चल रहे हैं, और 324 326 साथ साथ चल रहे हैं। तो आप ऐसे करके याद रखेंगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा याद रखना। 326A की बात करते हैं, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड। एसिड का यूज जब हो रहा है, आप वॉलंटरी कॉज क्या कर रहे हो? ग्रीवियस हर्ट। तो कॉज क्या कर रहे हो? डैमेज कर रहे हो, डिफॉर्मिटी कर रहे हो, बर्न करते हो, मेम करते हो, डिसफिगर करते हो, या कोई भी बॉडी पार्ट को डिसेबल कर देते हो, तो या फिर ग्रीवियस हर्ट करते हो। हाउ आर यू डूइंग इट? हाउ? बाय throwing acid, administering acid या using any other means। तो आपकी पनिशमेंट होती है लाइफ इंप्रिजनमेंट से लेके 10 इयर्स प्लस फाइन। लाइफ इंप्रिजनमेंट है हमारी मैक्सिमम और 10 इयर्स है हमारी मिनिमम। 326B की जब बात करते हैं, वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर थ्रोइंग एसिड और यू आर एडमिनिस्ट्रिंग एसिड, यू आर यूजिंग अदर मीन्स और अटेम्प्ट, प्लस मेंजरिया क्या था? टू कॉज हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। तो आपकी पनिशमेंट होती है 7 इयर्स टू 5 इयर्स प्लस फाइन। ये मैक्स है, ये मिनिमम है। 326A और 326B एसिड वाले जो ऑफेंसेस हैं इनको बहुत ध्यान रखिएगा, पीटी में आने के बहुत चांसेस होते हैं। 327 बात करता है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, अगेन साथ साथ लेके चलते हैं, ठीक है। 327 बात करता है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, extort property or to make them to do some illegal act। 329 क्या बात करते हैं? आप देखो ये ऑड चल रहे हैं, 327 329, यहाँ पे आप हर्ट कॉज कर रहे हो, यहाँ पे आप ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे हो, सेम बात है। extort property or to make them to do illegal act, एक याद कर लोगे दूसरा अपने आप हो जाएगा। 328 बात करता है causing hurt by poison or intoxicating drug, अगर आप ऐसे किसी सब्सटेंस को यूज करते हो और हर्ट कॉज करते हो। 330 बात करता है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, हाउ आर यू डूइंग इट? टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। आप किसी को हर्ट कॉज कर रहे हो, उससे कोई बात कन्फेस कराने के लिए या फिर उसकी किसी प्रॉपर्टी लेने के लिए, कोई प्रॉपर्टी रिस्टोर कराने के लिए कंपेल करते हो उसको। 331 बात करता है एग्जैक्ट सेम, जो 330 बात करता है हर्ट के लिए, 331 बात करता है ग्रीवियस हर्ट के लिए। ऐसे याद रखना स्टूडेंट्स, बहुत ईजी हो जाता है। 332 बात करता है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। पब्लिक सर्वेंट को जो वो अपना काम कर रहा है, अपने कार्य कर रहा है, यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन बाय कॉजिंग हर्ट टू हिम, 332। और अगर आप उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हो
तो 333। 334 बात करता है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन और 335 बात करता है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। तो मैंने इसलिए इसको ऐसे रखा है कि आप कंपैरिजन करते चलेंगे। 336 बात करता है एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट है, ठीक है। ऐसी कोई भी रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट जो कि पर्सनल सेफ्टी को इंडेंजर करती है। 337 बात करता है यू कॉज हर्ट एंड द एक्ट इज रैश एंड नेग्लिजेंट टू इंडेंजर ह्यूमन लाइफ। 338 बात करता है सेम 337 वाले की, वहां पे आप क्या कर रहे थे, हर्ट कॉज कर रहे थे, और यहाँ पे आप ग्रीवियस हर्ट बात कर रहे हो, देख लो सेम है। एक्ट क्या है, रैश एंड नेग्लिजेंट है, और टू इंडेंजर ह्यूमन लाइफ, टू इंडेंजर ह्यूमन लाइफ, ठीक है। अब बात करते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। आप किसी को एक डायरेक्शन में नहीं जाने दे रहे, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। आप किसी को किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाने दे रहे, यहाँ पे उसको रोक लिया है, रॉन्गफुली कन्फाइन करना। एक्टस रियस क्या है, एक्टस रियस है ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम गोइंग इन अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जाने से आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हो। मेंस रिया क्या है, वॉलंटरली कर रहे हो, इंटेंशनली कर रहे हो, नॉलेज है, रीजन टू बिलीव है, ठीक है। अगर आप, एक्सेप्शन है इसकी, अगर आप गुड फेथ में सोचते हो कि इस जगह का मैं मालिक हूं, आई एम द ओनर, और आप फिर किसी को नहीं जाने दे रहे, आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, देन यू आर वेरी वेल कवर्ड अंडर द ऑब्स्ट्रक्शन। 340 बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आप क्या कर रहे हो, उसको नॉट गोइंग इन एनी डायरेक्शन, सारी डायरेक्शंस में जाने से उसको रोक रहे हो। आपने उसको एक कमरे में बंद कर दिया, आपने उसको एक कमरे में अगर बंद कर दिया, यू आर स्टॉपिंग हिम टू गो इन एनी डायरेक्शन। मेंस रिया क्या था, वॉलंटरली, ठीक है। 339 और 340 ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 341 बात करता है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, जो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 मंथ और फाइन और बोथ, और 342 बात करता है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जो है 1 ईयर फाइन और बोथ। 343 बात करता है अगर आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करते हो फॉर 3 और मोर डेज, और 344 बात करता है अगर आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करते हो फॉर 10 और मोर डेज। 345 बात करता है रॉन्गफुली किसी को कन्फाइन करते हो जिसके लिए, जिसकी लिबरेशन के लिए रिट इशू है, रिट इशू है हेबियस कॉर्पस की, टू प्रोड्यूस द बॉडी, ऑलरेडी रिट इशूड है, कोर्ट का ऑर्डर है, और आप उसको रॉन्गफुली कन्फाइन करके रख रहे हो। 345 रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखते हो किसी को सीक्रेटली। 346 किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करते हो टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कंस्ट्रेन टू डू सम इलीगल एक्ट। आप उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हो उससे कोई प्रॉपर्टी हथियाने के लिए, या फिर कोई इलीगल एक्ट करवाने के लिए, या फिर आप उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हो किसके लिए, टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन, उससे कोई कन्फेशन लेने के लिए, या फिर कोई प्रॉपर्टी रिस्टोर कराने के लिए। 347 एंड 348। 349 की अगर हम बात करें तो फोर्स, और 350 का बात करें तो क्रिमिनल फोर्स। फोर्स, आप किसी भी चीज को मोशन में लाते हो, या फिर उसके मोशन को चेंज कर देते हो, या फिर रोक देते हो। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ये रिमोट है, ठीक है। इस रिमोट को अगर ये ऐसे पड़ा हुआ है, मैं इसको धक्का देती हूं तो मैं इसको मोशन में ला रही हूँ। ये ऐसे ऐसे चल रहा था और मैं इसको रोक देती हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसके मोशन को रोक रही हूँ। और अगर ये ऐसे चल रहा था और मैं इसको चेंज करके डायरेक्शन बदल देती हूँ, आई एम चेंजिंग द मोशन। सो बेसिकली व्हाट आर यू डूइंग, you are one changing the motion, or you are bringing something into motion, or you are stopping the motion by using what, by using force। आप क्या कर रहे हो, किसी पर्सन को या सब्सटेंस को कर रहे हो, या फिर उसके आने वाली किसी बॉडी पार्ट को कर रहे हो, या फिर वो जिसको पहन रहा है वो कर रहे हो, या फिर किसी भी चीज से जिससे सेंस ऑफ फीलिंग है, जैसे स्पेक्स, इनसे सेंस ऑफ फीलिंग है, ऐसे किसी भी चीज के साथ कर रहे हो। एंड हाउ आर यू डूइंग इट, हाउ, बाय ओन बॉडी, बाय सब्सटेंस, बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल, या फिर उसके पीछे किसी डॉग को छोड़ देते हो, बिल्ली को छोड़ देते हो और वो बंदा भागने लग जाता है, दैट इज ऑल्सो फोर्स। क्रिमिनल फोर्स की बात करें, इंटेंशनली यूजेस फोर्स, इसी फोर्स को जो अभी हमने पढ़ा उसको आप इंटेंशनली यूज कर रहे हो विदाउट कंसेंट, टू कमिट ऑफेंस, टू कॉज इंजरी, टू कॉज फियर और टू कॉज अनॉयंस। अगर आप इस चीज के लिए करते हो तो उसको हम कहते हैं क्रिमिनल फोर्स।
असॉल्ट होता है आप कोई भी एक ऐसा जेस्चर करते हो, आप एक जेस्चर करते हो, फोर्स यूज नहीं करते, जिससे सामने वाले को लगता है कि आप फोर्स यूज करने वाले हो। जैसे कि बचपन में हमारे टीचर्स हमें करते थे, ये थप्पड़ मारू, इसमें क्या हुआ, ये थप्पड़ मारू, कोई फोर्स यूज नहीं हुआ, कोई क्रिमिनल फोर्स यूज नहीं हुआ, ये थप्पड़ देख के, हाथ को ऐसे देख के, ये एक जेस्चर है, इस जेस्चर को ऐसे देख के सामने स्टूडेंट्स को क्या लगता था कि हमें थप्पड़ पड़ने वाला है। सो द पर्सन इन फ्रंट थिंक्स that person will get some criminal force. This is basically what your assault. Assault, punishment for assault or criminal force otherwise than on grave provocation, इसकी punishment है 3 months फाइन या फिर both। एक केस है रूपनदेव बजाज वर्सेस केपीएस गिल 1995 सुप्रीम कोर्ट, इसको ध्यान रखिएगा। 353 बात करता है असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स। अगर आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट को रोकते हो, असॉल्ट करते हो, क्रिमिनल फोर्स यूज करते हो एंड यू स्टॉप हिम फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज, तो आप 353 में आ जाते हो। एक और केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह, इसको भी ध्यान रखिएगा। 354 वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाले आप सेक्शन सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप असॉल्ट करते हो, क्रिमिनल फोर्स यूज करते हो अगेंस्ट अ वुमेन, और आपकी इंटेंशन क्या थी, टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। अगर ऐसी इंटेंशन थी तो सेक्शन 354 लग जाता है, जिसकी मिनिमम पनिशमेंट है 1 ईयर और मैक्सिमम है 5 इयर्स प्लस फाइन। 354A बात करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट की। कैसे होता है ये, फिजिकल कॉन्टैक्ट करते हो, एडवांसेस करते हो, अनवेलकमिंग या एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स करते हो, कोई भी ऐसी डिमांड रिक्वेस्ट करते हो फॉर सेक्सुअल फेवर्स, या फिर उसको पोर्नोग्राफी दिखाते हो अगेंस्ट हर विल, या फिर सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स बनाते हो, तो क्या होगा, अगर आप ये 1, 2 और 3 करते हो तो यू आर पनिशेबल फॉर 3 इयर्स फाइन और बोथ, या फिर अगर आप 4 करते हो, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स बनाते हो, यू आर पनिशेबल फॉर 1 ईयर फाइन और बोथ। 354B की अगर बात करें, अगर आप असॉल्ट करते हो या क्रिमिनल फोर्स करते हो टू डिसरोब अ वुमन, सो बेसिकली आप असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स कर रहे हो या फिर आप उसको अबेट कर रहे हो, और आपका मेंजरिया क्या है, गिल्टी माइंड क्या है, टू डिसरोब हर और टू कंपेल हर टू बी नेकेड, तो पनिशमेंट होगी मिनिमम आपकी 3 इयर्स, मैक्सिमम होगी आपकी 7 इयर्स प्लस फाइन। 354C की अगर बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आप क्या कर रहे हो, एनी मैन वॉचेस, कैप्चर्स या डिसेमिनेट, डिसेमिनेट का क्या मतलब होता है, स्प्रेड करना, वायरल करना किसी भी चीज को, इमेज ऑफ अ वुमन engaged in प्राइवेट एक्ट, जहां पे उसको एक्सपेक्टेशन थी कि उसको कोई नहीं देख रहा होगा, ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी करते हो, फर्स्ट टाइम कन्विक्शन है तो 1 साल से 3 साल की सजा हो सकती है, और सब्सिक्वेंट है तो 3 to 7 इयर्स। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 354C। 354D की अगर हम बात करें, स्टॉकिंग, कोई भी मैन अगर फॉलो करता है किसी वुमन को, उसको कॉन्टैक्ट करता है या कॉन्टैक्ट करने का अटेम्प्ट करता है, डिस्पाइट हर सेइंग नो, डिस्पाइट हर क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट, या फिर क्या करता है, मॉनिटर करता है यूज उसका, ई कम्युनिकेशन का, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सबको स्टॉक करता है, तो इसको स्टॉकिंग कहते हैं। इसके 3 एक्सेप्शंस हैं, अगर ऐसा एक्ट कर रहे हैं टू प्रिवेंट डिटेक्टिंग क्राइम, या फिर ऑथराइज बाय द स्टेट, अगर कोई भी ऐसा एक्ट है विच इज ऑथराइज बाय द स्टेट, या फिर यू डूइंग इट इन कंप्लायंस ऑफ लॉ, या फिर यू आर जस्टिफाइड बाय, यू हैव सम जस्टिफाइड रीजन फॉर डूइंग इट। आपको लग रहा है कि हाँ जी आपकी बीवी थी और अब फॉर एग्जाम्पल आपकी बीवी कहीं जा रही थी, उन्होंने एक पर्टिकुलर कलर का सूट पहना हुआ था, और अब आपको मिसबिलीफ हो जाता है, आपको धोखा लगता है कि ये आपकी बीवी, और आप उसका पीछा फॉलो करना शुरू कर देते हो, दैट विल बी स्टॉकिंग। अगर फर्स्ट टाइम कन्विक्शन है तो 3 इयर्स प्लस फाइन, अगर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है तो 5 इयर्स प्लस फाइन। 359 किडनैपिंग अबडक्शन की अब बात करेंगे। यहाँ पे हमारे एक सेगमेंट ऑफ सेक्शंस हो जाते हैं। जब हम किडनैपिंग की बात करते हैं, किसी भी पर्सन को किडनैप कर रहे हैं, अगर आप फ्रॉम इंडिया तो 360 है, और अगर फ्रॉम लॉफुल गार्डियन कर रहे हैं तो 361 है। किडनैपिंग, ये वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई, ये कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन 359 में, 359, 360, 361। अब बात करते हैं 360 की। Whoever conveys, कन्वेज का क्या मतलब है, ट्रांसपोर्ट, खुद से या फिर थ्रू एजेंट।
whoever conveys खुद से या फिर through agent any person from India without consent, या तो उसका खुद का consent या अगर minor है तो consent of guardian beyond the limits of India, इंडिया से अगर उसको बाहर लेके जाते हो तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया आ जाता है सेक्शन 360। ट्रांसपोर्टेशन जो हो रही है यहाँ पे वो डिसीटफुल मीन से हो सकती है, बेसिकली आप डिसऑनेस्ट बिहेवियर से उसको अपने पास बहला फुसला के ले आते हो या फिर थ्रू फोर्स हो सकती है। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन की अगर हम बात करें तो whoever takes, entices, takes का मतलब होगा विद फोर्स या फिर विदाउट फोर्स, entices बेसिकली आप उस बच्चे को या फिर उस पर्सन को इंटाइस कर रहे हो, अल्योर कर रहे हो, और किस एज का होगा, अगर अनसाउंड है तो कोई भी एज हो सकती है, मेल है तो 16 ईयर्स से कम, फीमेल है तो 18 ईयर्स से कम, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इस पे क्वेश्चन आता है। आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द गार्डियन, आउट ऑफ कीपिंग ऑफ गार्डियन का क्या मतलब है, एक पेरेंट की कस्टडी के अंदर उसका बच्चा है, ठीक है, बट अगर पेरेंट ऑफिस गया हुआ है और बच्चा स्कूल में है तो क्या आप कहोगे वो आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द गार्डियन है? नहीं, जैसे हमारा कंस्ट्रक्टिव पोजेशन होता है वैसे हमारा कंस्ट्रक्टिव पोजेशन अपने बच्चे के ऊपर भी होता है। इवन दो वो पेरेंट ऑफिस में है बट उसको पता है कि मेरा बच्चा 2 बजे तक स्कूल में है, उसके बाद आया जाएगी स्कूल से, उसको वापस घर लेके आएगी और उसका ध्यान रखेगी, सो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में है वो अपने पेरेंट के। अगर आप आउट ऑफ कीपिंग ऑफ गार्डियन, अगर वो आया जो 2 बजे स्कूल जाके बच्चे को स्कूल से घर लेके आती है और 5 बजे तक जब तक उसकी मम्मी आती है तब तक उस बच्चे का ध्यान रखती है, अगर वो आया उसको बाहर ले जाती है विदाउट परमिशन ऑफ द पेरेंट, तो हम कहेंगे आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द गार्डियन। विदाउट कंसेंट इंप्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली इस सेक्शन का क्या पर्पस था, सोशल वेलफेयर के लिए, आप बच्चों को या अनसाउंड लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे और ऑल्सो आप लॉफुल गार्डियंस की जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। जो किडनैपिंग का ऑफेंस है वो अपने आप में एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है और इसकी पनिशमेंट क्या होती है, 7 ईयर्स और फाइन, ठीक है। 363 के अंदर ये चीज दी हुई है। एक एक्सेप्शन है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन की, क्या एक्सेप्शन है, इन गुड फेथ अगर कोई अपने आप को समझता है फादर ऑफ अ चाइल्ड तो उसको हम किडनैपिंग नहीं टर्म कर पाएंगे। कुछ केसेस, आर वर्सेस प्रिंस, टीडी वड्डागम्मा, ये आप लोगों ने अपने कॉलेज में जरूर पढ़ा होगा, टीडी वड्डागम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। दीज आर ऑल केस लॉज ऑन किडनैपिंग, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दिस। अब बात करते हैं अबडक्शन की। सेक्शन 362 बात करता है अबडक्शन। अबडक्शन कैसे हुआ, बाय फोर्स या फिर बाय डिसीटफुल मींस। आप क्या कर रहे हो, आप किसी को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हो, टू गो फ्रॉम वन पर्सन। ये किसका हो सकता है, किसी मेजर का, किसी माइनर का, किसी अनसाउंड का। यहाँ पे कंसेंट रेलेवेंट नहीं है। एक इसका केस है गुरचरण सिंह वर्सेस स्टेट 1972 सुप्रीम कोर्ट, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। अब किडनैपिंग और अबडक्शन का अगर डिफरेंस करें तो किडनैपिंग में आपको पर्पस चेक करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू चेक द पर्पस। हाउएवर इन अबडक्शन यू नीड टू चेक द पर्पस, फॉर व्हाट पर्पस द अबडक्शन इज बीइंग डन। किडनैपिंग इज अ वन टाइम ऑफेंस, अबडक्शन इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। किडनैपिंग में पर से लाइबिलिटी हो जाती है बट अबडक्शन में पर से लाइबिलिटी नहीं होती है अगर आपका वो कोई इलीगल पर्पस के लिए नहीं है तो। स्पेशल पर्पसेस की अगर हम बात करें, जो मैं अभी कर रही थी, तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है 363A अगर हम बात करें, किडनैपिंग और मेमिंग अ माइनर फॉर बेगिंग। अगर आप किसी भी बच्चे को बेगिंग के लिए किडनैप करते हैं, अगर वो मेल है तो 16 साल, अगर फीमेल है तो लेस देन 18 साल, मेल है तो लेस देन 16 साल, 363A। अगर आप किसी को किडनैप करते हो फॉर रैंसम देन इट विल बी 364A। अगर आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करते हो 365, आपको किडनैपिंग के पर्पस से रेड विथ 368। अगर बात करें 364 की, आप किसी को किडनैप करते हो या अबडक्ट करते हो इन ऑर्डर टू डू मर्डर, इन ऑर्डर टू डू मर्डर। 366 में आप किसी को किडनैप कर रहे हो या अबडक्ट कर रहे हो फॉर व्हाट, फॉर कंपेलिंग देम टू डू मैरिज, जबरदस्ती से शादी करने के लिए। 366A बात करता है अगर आप प्रोक्योर करते हो कोई माइनर गर्ल को हु इज अंडर द एज ऑफ 18, और अगर आप इंपोर्ट करते हो किसी लड़की को फॉरेन कंट्री से 366B। 367 बात करता है टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, स्लेवरी या फिर अननेचुरल लस्ट के लिए, 367 बात करता है। और 368 बात करता है आपका जो मैंने अभी रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट बताया था आपको 365 के साथ रेड विथ।
369 बात करता है अगर आप किसी भी बच्चे से जो कि 10 साल से छोटा है उसकी बॉडी से कुछ भी स्टील करते हो देन यू आर पनिशेबल अंडर सेक्शन 369। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसको हम इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे ये देखिएगा। हुएवर फॉर द पर्पस ऑफ, पर्पस क्या था, फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पर्सन्स। किस टाइप का एक्सप्लॉयटेशन, फिजिकल, सेक्सुअल, स्लेवरी, फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, जैसे किसी की किडनी निकाल ली, किसी का कोई और पार्ट निकाल लिया, आईज निकाल ली, ठीक है। एक्टस रियस क्या है, आप क्या करते हो, रिक्रूट करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, हार्बर करते हो, ट्रांसफर करते हो या फिर रिसीव करते हो। क्या करते हो, बाय व्हाट इज द मैनर, बाय inducing threat, by force or coercion, by abduction, by fraud, deception, by abuse of your power or by inducement. Then what are you causing, you are causing the offense of trafficking. इसमें consent immaterial है, ठीक है। इसको ऐसे तरीके से याद रखेंगे तो ये 370 सेक्शन आपका झट हो जाएगा। 370A बात करता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक्ड पर्सन, जिनका ट्रैफिकिंग हुआ है उन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन। हमने पढ़ा था एक्सप्लॉयटेशन किन तरीकों से होता है। 371 बात करता है व्हेन यू आर हैबिचुअली डीलिंग इन स्लेव्स। 372 और 373 की अगर आप बात करें, व्हेन यू आर सेलिंग माइनर्स एंड व्हेन यू आर बाइंग माइनर्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। 372 एंड 373। जब आप अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर करते हैं तो आप पनिशेबल होते हैं अंडर सेक्शन 374। अब बात करते हैं रेप की। रेप की डेफिनेशन को बहुत ज्यादा वाइडन करा गया है और इसमें हमें कुछ वर्ड्स को समझने की बहुत जरूरत है। किस तरीके से हो रहा है, व्हाट इज द मैनर इन विच इट इज बीइंग डन। सो पेनिट्रेशन, इंसर्शन, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द वुमन बॉडी या फिर अप्लाइज हिज माउथ। सो बेसिकली 1, 2, 3 और 4, इन 4 तरीके से हो रहा है। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, अगेंस्ट द विल ऑफ अ वुमन, विदाउट द कंसेंट ऑफ अ वुमन, विद कंसेंट। बट आप कंसेंट कैसे ले रहे हो, या तो आप उसको डेथ या ग्रीवियस हर्ट का खुद का या फिर उसके किसी इंटरेस्टेड पर्सन का आप डेथ या ग्रीवियस हर्ट का उसको डर डाल के आप उसका कंसेंट ले रहे हो, या फिर आप उसको मिसबिलीव करा रहे हो कि यू आर हर हस्बैंड एंड आप उस चक्कर में उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, और it is of a unsound or intoxicated woman or the woman is under the 18 years or is unable to communicate consent. इन circumstances में जब consent दिया जाता है तो उसको consent नहीं माना जाएगा। ये circumstances हैं रेप के। एक्सेप्शन है 2, मेडिकल कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हो या फिर अपनी वाइफ के साथ अगर कर रहे हो सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट विल नॉट बी रेप। बेयर एक्ट में लिखा हुआ है अंडर 15 इयर्स, बट हमारी एक जजमेंट आई है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2017, जिसने कहा क्या बोला है, एज शुड बी 18 इयर्स, ठीक है। ऑल्सो इस रेप के ऊपर एक और जो केस है जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही रिसेंट है, वो है संतोष प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2020 सुप्रीम कोर्ट। बात करते हैं 2018 की अमेंडमेंट की। इस तरीके से अगर इसकी पनिशमेंट याद करोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, नहीं तो कभी कभी पनिशमेंट याद करना मुश्किल होता जाता है। जब हम रेप की बात करते हैं, अगर जो लड़की है विच इज बिलो द ईयर ऑफ 16 इयर्स देन 376(3) के अंदर पनिशेबल हो 20 इयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इफ बिलो द ईयर ऑफ 12 देन 376(AB) के अंदर पनिशेबल हो 20 इयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। अगर गैंग रेप की बात करते हैं देन बिलो 16 years then 376(DA) will be applicable, life imprisonment. Below 12 years 376(DB) will be applicable, life imprisonment and death. ये punishment ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस में जरूर आती है। अब बात करते हैं 376 सब क्लॉज 2 की, एग्रीवेटेड रेप। एग्रीवेटेड रेप का ये पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने इस सेक्शन को इस तरीके से आपके सामने पेश कर रही हूँ सो दैट आपको याद रखना जरूरी हो और याद रखना आसान भी हो। स्पेशल अक्यूज्ड, जब अक्यूज्ड कौन है, या तो पुलिस ऑफिसर है, पब्लिक सर्वेंट है, आर्म्ड फोर्स का कोई मेंबर है, जेल का स्टाफ है, हॉस्पिटल स्टाफ है, कोई भी रिलेटिव, टीचर या गार्डियन है, कोई भी ट्रस्टी या अथॉरिटी है, या फिर कोई ऐसा बंदा है जिसका डोमिनेंस है, जिसका कंट्रोल है उस बंदे के ऊपर, अग्रीव्ड पर्सन के ऊपर। अगर हम बात करते हैं विमेन की, स्पेशल वुमेन है, अगर वो प्रेग्नेंट है,
अगर वो इनकेपेबल ऑफ गिविंग द कंसेंट है, अगर वो डिसेबल्ड है फिजिकली या फिर मेंटली, या फिर रिपीटेड रेप विद द सेम विमेन। स्पेशल केस की बात करें तो अगर वायलेंस कमिट हो रहा है या फिर ग्रीवियस हर्ट या लाइफ इन डेंजर कमिट हो रहा है while committing rape, all this will be covered under 376 subclause 2 and not 376 subclause 1। तो प्लीज ध्यान रखिएगा। रेप के ऑफेंस के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं और इसको बहुत वाइड करा गया है। देखते हैं कैसे। 1983 के अमेंडमेंट के टाइप, जो कि हमारा केस था तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्या ऐड हुआ था? 376 ए, बी और सी, डी को ऐड किया गया था। 2013 निर्भया के केस के बाद रेप की जो डेफिनेशन है उसको वाइडन किया गया और 375, 376, 376 ए, बी, सी, डी को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया किसकी जगह? 375, 376, 376 ए, बी, सी, डी, ई में। 2018 की अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया 376 सब क्लॉज 3 को और 376 ए, बी, डी, ए और डी, बी को। तो अमेंडमेंट्स बहुत ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे आपके पीटी में। अब बात करते हैं 376 ए की। जब रेप कमिट करते हुए आप किसी की डेथ कॉज कर देते हो या फिर उसको वेजिटेटिव स्टेट में ले आते हो, दैट विल बी पनिशेबल फॉर 376 ए। या फिर आप अपनी जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है ड्यूरिंग सेपरेशन, देन 376 बी। सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो बाय पर्सन इन अथॉरिटी, 376 सी। गैंग रेप होता है 376 डी और अगर रिपीटेड ऑफेंडर है तो 376 ई। ये 2018 के अमेंडमेंट से ऐड हुई हैं चीजें जो मैंने आपको भी बताया था। प्रिया पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 2006 सुप्रीम कोर्ट। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह 1996 सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स इन केस लॉस का। अब बात करते हैं अननेचुरल ऑफेंसेस। कोई भी वॉलेंटरली अपनी विलिंगली कार्नल इंटरकोर्स करता है फिजिकली, बॉडीली, सेक्सुअली अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, तो हम कहते हैं अननेचुरल ऑफेंस हुआ है। नाग फाउंडेशन की एक केस था जिसमें उन्होंने बोला कि 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि अगर दो लोग कंसेंशुअली इंटरकोर्स करते हैं तो आप उसके राइट टू प्रिवेसी को वायलेट कर रहे हो। हर एक पर्सन का राइट टू प्रिवेसी है अंडर आर्टिकल 21, जो बात करता है कि उसके पास राइट है टू परफॉर्म सेक्सुअल एक्ट ऑफ हिज चॉइस। आप उसके राइट टू सेक्स ओरिएंटेशन को क्वेश्चन कर रहे हो। तो नाग फाउंडेशन में इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हुई। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 20 की। चैप्टर नंबर 16 हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। जरूरी याद रखिएगा कि कौन सा चैप्टर था जो अभी हम पढ़ रहे थे, ऑफेंसेस रिलेटेड टू बॉडी, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि ऑफेंसेस रिलेटेड टू बॉडी कौन से चैप्टर में डील करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज। ये भी याद रखिएगा कि चैप्टर 20 डील्स विद ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज, बिकॉज ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि चैप्टर 20 क्या है। इसमें हम बात करेंगे इनसे 6 सेक्शंस की, जो बात करता है 493 बात करता है जब आप किसी के साथ कोहैबिट करते हो डिसीटफुल मीन्स के साथ, बाइगेमी करते हो, हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों स्पाउस जिंदा हैं और उनके प्रेजेंस में आप किसी से दूसरी शादी कर लेते हो। ठीक है, बाइगेमी का दूसरा सेक्शन जो है, अगर आपने दूसरी शादी करी और अपनी पहली शादी के बारे में छुपा लिया, 495। 496 मैरिज कर ली विदाउट सेरेमनीज और बिलीव करा रहे हो सामने वाले को कि हाँ जी हमारी शादी हो गई, 496। 497 बात करता है एडल्ट्री की और 498 बात करता है आप किसी भी मैरिड वुमेन को डिटेन करके रखते हो, 498 डिस्कस करते हैं इनको। 493 बात करता है एवरी मैन बाय डिसीट causes woman not lawfully married to believe that she is lawfully married to him and क्या करता है, cohabit करता है, sexual intercourse करता है, then will be punishable under 493। punishment क्या है, 10 years और fine। 494 बात करता है whoever having husband या wife alive, spouse alive है और marriage कर लेता है, this marriage will be void। और void आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है, void ab initio, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, इसकी कोई लीगैलिटी नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है। अच्छा, 494 याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको सिखाती हूँ। 494 तो पहले भी बीबी थी, बाद में भी बीबी ले आए, बीच में खुद फंसे हुए हो, 494। ओके, ऐसे याद रखिएगा। 494 की एक एक्सेप्शन है, अगर इस हस्बैंड वाइफ का जो मैरिज है ये वॉइड डिक्लेयर हो गया है और जो हस्बैंड है वो किसी और के साथ रीमैरी कर लेता है, विल इट स्टिल बी बाइगैमी? नो, इट विल नॉट बी बाइगैमी।
एक और चीज जो ध्यान रखनी है आपको, 108 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर प्रिजम्पशन होती है कि अगर कोई बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द अक्यूज्ड। अगर कोई भी स्पाउस जो है वो 7 साल से मिसिंग है और उसके वेयर अबाउट्स के बारे में नहीं पता, तो वो प्रिज्यूम्ड डेड होता है। ऐसी केस में फॉर एग्जांपल अगर आप लेके चलो हस्बैंड और वाइफ, ये 7 साल से मिसिंग है, अब हस्बैंड ने W1 से मैरिज कर ली, अब वाइफ आ गई, वाइफ वापस आ गई, ये W जो थी वापस आ गई, तो आप क्या कहोगे, इसने बाइगेमी करी है? नहीं, ये बाइगेमी नहीं हुई, बिकॉज 7 years मिसिंग का हमारे को ये वाला कॉन्सेप्ट पता है कि इट विल बी प्रिज्यूम्ड डेड। ओके, 495 बात करता है जब बाइगेमी कमिट करते हो विदाउट इन्फॉर्मिंग द सब्सिक्वेंट पार्टनर अबाउट द फैक्ट ऑफ फॉर्मर मैरिज, 10 years एंड फाइन। 496 बात करता है डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ आप मैरिज सेरेमनी परफॉर्म करते हो, पूरी मैरिज सेरेमनी परफॉर्म नहीं करते हो, जैसे मान लो एग्जांपल सप्तपदी परफॉर्म नहीं करते हो और सामने वाले को बोल रहे हो कि हाँ जी हमारी शादी हो गई है, ठीक है, तो आपको पता है कि शादी नहीं हुई है बट आप सामने वाले को ये बिलीव करा रहे हो, देन यू आर पनिशेबल फॉर 7 years प्लस फाइन। एडल्ट्री की अगर हम बात करें, एडल्ट्री वाज एन ऑफेंस बट इट हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्ट्रक डाउन बाय द केस ऑफ जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2018 सुप्रीम कोर्ट। हाउएवर इट इज स्टिल अ वैलिड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके ऊपर बहुत बार केस आएगा। 498 बात करता है whoever takes या फिर entices, takes हमारा हुआ with force, with और without force, entice कर रहा है, allure कर रहा है, has a reason to believe and knowledge, उसके पास reason to believe था, knowledge थी कि वो वाइफ किसी और की है, और मेंसरिया क्या था, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का या फिर उसको कंसील करने का या फिर उसको डिटेन करने का, तो पनिशमेंट हो जाएगी 2 years प्लस फाइन। बात करते हैं चैप्टर 20A की, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। इसमें क्या होता है, क्रुएलिटी हो रही है, विलफुल कंडक्ट हो रहा है, आप उसको इंस्टिगेट कर रहे हो, उसको अबेट कर रहे हो, क्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए या फिर अपने आप को इंजरी कॉज करने के लिए, कोई भी ऐसा डेंजर कॉज करने के लिए, फिजिकल या फिर मेंटल। किस चीज के कारण, वुमेन को हैरेसमेंट हो रही थी डाउरी के कारण, आप उसको कोर्स करते हो या फिर उसको खुद को या फिर उसके रिलेटेड पर्सन टू फुलफिल द डाउरी डिमांड्स, देन यू विल बी पनिशेबल फॉर द ऑफेंस ऑफ 498A, 3 years प्लस फाइन इज योर पनिशमेंट। स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, 498A के केसेस बहुत सारे आते हैं, मैंने आपको बताया है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको रेड विद डाउरी डेथ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आज के सेशन की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अब बढ़ते हैं एंड देखते हैं हमारे क्वेश्चंस जो हम इन कॉन्सेप्ट के बेसिस में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन अंडर सेक्शन 361 कैन बी of a person under 16 years of age if male, of a person under 18 years of age if female, of a person of unsound mind, all of the above। बताइए, अगर ध्यान से पढ़ा है तो आप ये बहुत आराम से कर सकते हैं सॉल्व। all of the above is the correct answer। Which punishment is prescribed under section 304B of IPC? Imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment for life, imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but may extend to imprisonment for life and fine, death or imprisonment for life and fine, imprisonment for life or imprisonment of 10 years and fine। बताइए इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए। IPC for an offense of kidnapping, the age of victim minor male child should be under 14, under 16, under 18 या फिर under 21। क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स इसका, अंडर 16, और इन्होंने ये अंडर 16। ठीक है, यहां पे मैं दोबारा लिख देती हूं, जब मेल की बात हो रही है अंडर 16, फीमेल की बात हो रही है अंडर 18 और अनसाउंड है तो कोई एज नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। In P. Rathinam versus Union of India, the Supreme Court held Section 309 IPC as unconstitutional. Was this judgment overruled, and if so, in which case? Was this judgment overruled? Yes, it was overruled in the case of Gyan Kaur versus State of Punjab. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस चीज का ध्यान रखिएगा।
The Criminal Law Amendment Act 2013 contains certain provisions relating to offense against women as recommended by, जो हमारी 2013 की अमेंडमेंट थी वो किससे recommended थी? वर्मा कमिटी. Any man who monitors the use of a woman of internet, email और अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जो हमने अभी पढ़ा, तो वो क्या कर रहा है? वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट या असॉल्ट, क्या कर रहा है? वो स्टॉकिंग कर रहा है. A causes Z to go within a walled space and locks Z. Z is thus prevented from proceeding in any direction beyond the circumscribing line of wall. A has committed the offense of wrongful restraint, wrongful confinement, criminal force, endangering life and personal safety. बताओ इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा wrongfully confinement, because किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा पा रहा, any direction. For constituting an offense of abduction under IPC, the abducted male should be below 16, below 18, insane, of any age or none of the above. इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑफ एनी एज. अबडक्शन में कोई भी एज का बैरियर नहीं है. A intending or knowing himself to be likely to permanently disfigure B's face gave a blow which does not permanently disfigure B's face but which causes B to suffer severe bodily pain for the space of more than 3 weeks. More than 3 weeks हो गया आपका 21 days से ज्यादा. A has caused the offense of ग्रीवियस हर्ट. ग्रीवियस हर्ट में याद रखो, या तो परमानेंटली डिसफिगर कर देता तो भी ग्रीवियस हर्ट था, बट अगर मोर देन 20 डेज आ गया, हर्ट मोर देन 20 डेज आ गया तो भी ग्रीवियस हर्ट आपका लग जाएगा. Which section of IPC makes sexual intercourse by husband upon his wife during separation without her consent punishable? 376B हमने अभी पढ़ा था. A along with his gang members B, C and D hold X down and fraudulently take X money and jewels from X clothes without his consent. Out of the following, what offense A and his gang members committed under IPC? Extortion, robbery, dacoity, theft या none of the above? बताइए. Robbery होगा इसका सही आंसर. For the offense of wrongful confinement, there must be circumscribing limits of any kind. Large or narrow boundary, visible or tangible area, movable or fixed territory, all of the above. किस टाइप की टेरिटरी होनी चाहिए? all of the above. किसी भी इस टाइप की, मतलब बेसिकली आपने उसको कन्फाइन कर दिया, आपने उसको एक जगह में बंद कर दिया, वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा पा रहा. Sexual harassment of women is defined under 354, 354A, 354B या फिर 509. कहां पे डिफाइंड है? 354A में सेक्सुअल हैरेसमेंट डिफाइंड है. ऑप्शन नंबर बी. The main difference between 324 and 326 is intention, nature of injuries, use of weapon or means, none of the above. क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस? नेचर ऑफ इंजरीज आपका ग्रीवियस हर्ट और हर्ट का डिफरेंस बताते हैं. A shoots B with the intention to kill him. B survives the injury. Here A is liable under IPC for the offense of murder, attempt to murder, culpable homicide या फिर hurt. किस चीज के लिए होगा? अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि डायरेक्ट इंटेंशन थी. ठीक है, तो अगर तो वो मर जाता तो मर्डर हो जाता, नहीं मरा तो अटेम्प्ट टू मर्डर. Under 320, which of the following kind of hurt is not designated as grievous hurt? Emasculation, privatation of any joint, permanent disfiguration of chest, dislocation of tooth. बताओ इसमें क्या नहीं है? permanent disfiguration of chest कहीं पे भी नहीं है. 17 की अगर हम बात करें तो 17 बात करता है डाउरी डेथ इज एन ऑफेंस अंडर 304B. डाउरी डेथ इज एन ऑफेंस अंडर 304B. Voluntary causing hurt on grave and sudden provocation to a person is punishable under 334. Section 334 will be the correct answer. Voluntary attempting to throw acid on any person is punishable under 326B. हमने 326A और B पढ़ा था, याद है आपको? 326B will be the correct answer. Which one of the following justices of Supreme Court has authored the judgment in Suresh Kumar Kaushal versus Nas Foundation and others relating to the constitutionality of 377 of IPC? किन्होंने करा है? जस्टिस जी सिंघवी ने करा है.
voyeurism has been declared as an offense. voyeurism हमने अभी पढ़ा था 354C has been declared as an offense under Indian Penal Code by which one of the Criminal Amendment Act? कौन सी Amendment Act से हुआ है ये? 2013 की Amendment Act से. Which one of the following punishments is providing under IPC code for voluntary causing grievous hurt by the use of acid and thereby disfiguring any part of the body? तो अगर हम इसकी बात करते हैं, imprisonment which shall not be less than 10 years and which may extend to imprisonment for life and with fine will be your correct answer. Which one of the following section declares trafficking of persons as an offense? हमने अभी पढ़ा है trafficking of person, बड़ा सा सेक्शन था, उसको मैंने आपको डिवाइड करके पढ़ाया था. क्या आंसर है इसका? 370. In which one of the following cases the Supreme Court has held the unconstitutionality of section 303 IPC? मिट्ठू सिंह के केस में हुआ है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा. R versus गोविंदा किस चीज के रिलेटेड? Which one of the following justices is not associated with the judgment of case R versus गोविंदा? कौन से जस्टिस हैं जो नहीं एसोसिएटेड हैं? जस्टिस सरकारिया एसोसिएटेड नहीं है, बाकी सब एसोसिएटेड हैं R versus गोविंदा से. S वरदराजन versus State of Madras is associated with which one of the offences? कौन से offense से associated है? Kidnapping from lawful guardian. Question number 27 की बात करें. C being the wife of B has obtained a decree of separation from the competent court, but they are still living in the same premises with their own free consent. B subjects C to intercourse. Their neighbor A watches the act and files an FIR. तो अब यहाँ पे क्या होगा? A will be guilty of the offence punishable under section 354D because यहाँ पे वो उनका प्राइवेट एक्ट देख रहा है, उस विमेन का प्राइवेट एक्ट देख रहा है जहां पे उसको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कोई और देख रहा होगा. तो यहाँ पे स्टॉकिंग का ऑफेंस कर रहा है वो. ठीक है. 28 बात करता है अंडर आईपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट विल कॉन्स्टिट्यूट होमिसाइड? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द 12th वीक, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द 20th वीक, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 36 वीक, causing death of a living child after a part of the child's body has been brought forth from the mother's body. तो आपको ध्यान होगा, मैंने ये बात आपको बताई थी, इसका आंसर होगा डी. जब बच्चे का कोई भी बॉडी पार्ट आ जाता है बाहर, चाहे बच्चा ब्रीथ करना शुरू ना भी करे, तब भी वो होमिसाइड कहलाएगा. ठीक है. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की. A had a child whom he wanted to kill. For this purpose, he gave B, who was taking care of a child, a piece of cake which had poison in it and asked B to feed the child the cake. B, however, ate the cake himself and dies as a result. Which one of the following statements is accurate? A will be liable for offense of murder. A will not be liable for the offense of murder. A will be liable for abetment to murder. A will be liable for conspiracy to commit murder. सोचो इसका क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर होगा A will be liable for offense of murder because A का मेंजरिया क्या था? टू किल चाइल्ड. तो पहला वाला इंटेंशन ही एट्रीब्यूट किया जाएगा. इंडियन पीनल कोड में विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा. ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर मर्डर एंड इंटेंशन टू किल इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू मेक आउट अ केस ऑफ मर्डर. क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 299 रिक्वायर नॉलेज ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ. बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका? All culpable homicides are murder. ये आंसर सही होगा. To convict a person for offense under 306 IPC क्या जरूरी है? Ingredient of section 107 are to be proved. Ingredient of section 107 are not to be proved. Mere cruelty is sufficient. None of these. बताओ क्या होगा इसका आंसर? 107 के ingredient proof करना जरूरी है. ये क्या बात करता था? अबेटमेंट हम पढ़ चुके हैं, याद होगा आपको. 32 की अगर हम बात करें, 32 बात करता है आईपीसी X intended to kill A but instead killed B whom he had no intention to kill under which doctrine is X liable for the murder? Doctrine of extended malice, doctrine of mens rea, doctrine of diminished responsibility या doctrine of transfer of malice. क्या होगा इसका आंसर सही? Doctrine of transfer of malice सेक्शन 301 हम पढ़ चुके हैं ये चीज. 33 बात करता है KM नानावती का केस किस चीज के ऊपर है? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे. याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था.
IPC में पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड एंड डिटेन्ड अ पर्सन इन लॉकअप डिस्पाइट प्रोडक्शन ऑफ अ बेल फ्रॉम द कोर्ट, पुलिस ऑफिसर इज लायबल फॉर wrongful confinement. 35 बात करता है पनिशमेंट ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन. पनिशमेंट ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन कहां दी हुई है स्टूडेंट्स? 370 में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हैज रिमार्क्ड दैट द हस्बैंड इज नॉट द मास्टर ऑफ हिज वाइफ? कौन से केस में किया है? जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे हमारा क्या हुआ है, 497 को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है. A man by deceit caused a woman not lawfully married to him to believe that she is lawfully married to him and cohabited with him in that belief is dealt under which section? ये हमने पढ़ा था, ये है 493 चैप्टर 20 में हमने पढ़ा था. In which one of the following offense criminal intention is irrelevant? An offer to commit crime, फूड एडल्ट्रेशन, बाइगेमी, डेकोइटी. किसके अंदर इररिलेवेंट है? बाइगेमी के अंदर आपकी इंटेंशन से कोई लेना देना नहीं है. अगर आपने एक स्पाउस के होते हुए दूसरी शादी कर ली, बाइगेमी के लिए पनिशेबल हो. Who may complain for bigamy under 494? Mother, father, brother or sister on behalf of wife, police, any social institute, none of the above. कौन करेगा कमेंट? मदर, फादर, ब्रदर और सिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ वाइफ, कोई भी कर सकता है. A Hindu husband converting to Islam and marrying again will be guilty of bigamy. It was held in which of the cases? It was held in P.V. Venkataraman versus State. Important है ये क्वेश्चन, पूछा गया है 2014 में. X strike A. A is by the provocation excited to violent rage by a bystander intending to take advantage of A's rage and to cause him kill X a revolver into A's hand for that purpose. A kills X with revolver. इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे A is liable for committing murder and Y is liable for abetting murder. A is liable for committing culpable homicide and Y is not liable. A is liable for committing culpable homicide and Y is liable for abetting culpable homicide not amounting to murder. या फिर A is not liable and Y is liable for abetting murder. इसका आंसर होगा A. A is liable for committing murder and Y is liable for abetting murder. उसने उसको प्रोवोक किया तो वो लाइबल होगा अबेट करने के लिए और वो लाइबल होगा मर्डर कमिट करने के लिए. जब हम 42 की बात करते हैं तो मैं इसके आंसर में आपको हेल्प जरूर करूंगी. इसका आंसर होगा हमारा क्लॉज बी. इसका आंसर ऐसे देखिए, सबसे पहले आई हमारी यूसुफ अब्दुल अजीज की जजमेंट 1. ठीक है, उसके बाद आई हमारी वी रेवठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट, फिर आई डब्ल्यू कल्याणी की जजमेंट और देन फाइनली आई आपकी जोसेफ साइन की जजमेंट. तो स्टूडेंट्स इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एक बार ध्यान में जरूर रखिएगा. 43 की बात करें, 498A कब फोर्स में आया? 498A कौन से साल में फोर्स में आया? तो 498 आया 25 दिसंबर 1983 को फोर्स में. What amounts to cruelty? Mere conduct towards others, misconduct of husband to his wife, harassment of the woman with the view to coerce her, none of the above. इसका आंसर होगा harassment of the women with the view to coerce her. 45 अगर हम बात करें, 498A of IPC is applicable in cases of cruelty by husband or relatives of husband within 2 years of marriage, 3 years of marriage, no time limit, 7 years of marriage. बताओ इसका क्या आंसर है? There is no time limit. You have to very well remember. Dowry death में था 7 years. 498A में no limit. ठीक है, ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं पेपर में. 46 बात करता है, 498A क्या क्या इंक्लूड करता है? फिजिकल क्रुएलिटी, मेंटल क्रुएलिटी, हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन, क्रुएलिटी बाय वाइफ. क्या इंक्लूड करता है? हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन, वो हर एक टाइप का हो सकता है. ठीक है. 47 cruelty under section 498A includes willful conduct likely to drive the women to commit suicide, willful conduct likely to cause grave injury, danger to life, limb or health, harassment with the view to coerce her to meet a view to coerce her to any unlawful demand of dowry, या all of the above. cruelty क्या होगा? all of the above. Which one of the following is not related to 498A? Anesh Kumar, राजेश शर्मा, सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या गुरमीत सिंह. कौन सा केस नहीं है? गुरमीत सिंह नहीं है. गुरमीत सिंह हमने रेप में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा. The provisions of 498 IPC which punish the husband or any of his relative for harassing the married woman for dowry were introduced under
कौन सी एक्ट? एक्ट 46 ऑफ 1983, 43 ऑफ 1986, 42 ऑफ 1993, 24 ऑफ 1995. कौन सी एक्ट? 46 ऑफ 1983. अभी हमने पढ़ा था 25 दिसंबर 1983. In which of the following cases did Supreme Court give the guidelines for the constitution of Family of Welfare Committee by the District Legal Service Authority to look into the complaints filed under 498A? Rajesh Sharma and others versus State of Uttar Pradesh, Preeti Gupta and another versus State of Jharkhand, Arnesh Kumar versus State of Bihar, K. Srinivas Rao versus D.A. Deepa. बताइए कौन सा था? राजेश शर्मा के केस में गाइडलाइंस दी थी. तो अब आपको क्या देखना है? आपको बेसिकली सब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ गई है, आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं. Please do practice these questions. It is very important. You can also go to our PW app and see this lecture again and also download the daily practice papers जहां पे आपको और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे. So please प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखें, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को अपने टिप पे रखें एंड छोटे छोटे पॉइंटर्स बनाएं, मोटे मोटे नोट्स ना बनाएं एंड यू विल क्रैक एंड यू विल एस दिस एग्जामिनेशन. आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ.